बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया, जिसके बाद पीटीआई के सेनेटर्स ने सेनेट इजलास से वॉकआउट कर दिया। और दूसरी जानिब वज़ीर कानून की जानिब से यह भी कहा गया कि ये जो भी वाक़या पेश आया इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब दोहरी शहरियत वाले शख्स को जज तैनात करने पर पाबंदी का आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में जमा करा दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया रऊफ हसन साहब पर जो कातलाना हमला किया गया, इस दौरान जो है आप उस जगह पर मौजूद थे, आपने क्या देखा उस वक्त? मैं जी कुछ देर के बाद वहाँ पे पहुँचा। एक्चुअली रऊफ हसन साहब हमारे स्टूडियो से एक रिकॉर्डिंग करवा के और वो निकल रहे थे। वो सईद काजी साहब का प्रोग्राम 7 बजे चलता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग करा के मेरा ख्याल है कि किसी और प्रोग्राम में भी उन्होंने जाना था। मैं अपने ऊपर ऑफिस में था, तो मुझे फिर नीचे से अचानक चोरों की आवाज़ आई कि भाई कोई मामला हो गया। मुझे इल्म नहीं था कि रऊफ हसन साहब हमारे स्टूडियोज़ में आए हैं और वो वापस जा रहे हैं। तो मैं फिर नीचे जाके मैंने देखा, तो अब रऊफ हसन साहब जो है उस वक्त अपनी जो गाड़ी है उस गाड़ी में वो बैठ रहे थे और मैंने फिर उनको सहारा दिया। बैठ रहे थे और साथ ही वो मतलब चलाने की गाड़ी कोशिश कर रहे थे। मैंने फिर उनको सहारा दिया और अच्छा काफ़ी ब्लीड हो रहा था, काफ़ी ब्लीडिंग थी। तो उस वक्त ये हुआ कि फिर वो उनके यहाँ पे गाल से एक जो है लंबा और काफ़ी गहरा ज़ख्म जो है ये पीछे कान तक, एक तरह से उनका जो ये जो चीख है ये काफ़ी ज़्यादा गहरा ज़ख्म था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैं फिर उनको ज़ाहिर है कि लेकर आए। फिर हमने उनसे कहा कि डॉक्टर को यहाँ बुलाते हैं, लेकिन फिर रियलाइजेशन हुई कि ये मुझे कि शायद इस पर स्टिचेस की ज़रूरत पड़े। तो फिर उनको थोड़ी देर के बाद ऑफिस में हमने बिठा के और पानी वगैरह पिला के। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसमें बात ही बताऊँ कि ये जो जब ये जहाँ पे गाड़ी इनकी जब ये यानी जब मैं इनको ला रहा हूँ फुटेज में इनको लेकर आ रहा हूँ, तो गाड़ी बिल्कुल पास है ऑफिस के पास वो गाड़ी, लेकिन वहाँ पे बाद में आई। रऊफ हसन साहब जो हैं वो, जो मैंने पता किया बाद में और यहाँ पे देखा, वो रऊफ हसन साहब जो हैं वो हमारे स्टूडियोज़ की अपनी पार्किंग नहीं है। तो ये होता है कि बिल्कुल सामने अगर आप एक CCTV फुटेज देखें जो कि ज़रा दूर से ली गई है, तो बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा पार्क है और उस पार्क में बहुत ज़्यादा रश शाम के वक्त होता है। बच्चे उसमें क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कोई लोग वॉक कर रहे होते हैं। तो वो पार्क सामने है और ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये आप समझें कि ये दरख्त पार्क हैं पीछे, जो गाड़ियों के इसके पीछे एक बहुत बड़ा पार्क है। उस पार्क में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और उस वक्त भी था। और ये जो जहाँ ये वाक़या पेश आया, तो रऊफ हसन साहब हमारे ऑफिस से निकले और ऑफिस से निकलने के बाद वो टर्न कर गए। यानी हमारे ऑफिस का जो एंट्रेंस है जिसमें मैं जाता हुआ उनको नज़र आ रहा हूँ, वो एक गली है छोटी सी, तो उस गली में गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती। तो उसके बाद वो ये टर्न कर गए और इन्होंने अपनी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी की हुई थी गालिबन। अच्छा, तो एक तो बात मेरे लिए ये थोड़ी सी एक फौरी तौर पे, मैं जब पहुंचा हूं तो मैंने पहला सवाल ये किया कि ड्राइवर किधर है। तो पता चला ड्राइवर नहीं था, ये खुद ही, बल्कि मैंने फिर उसके बाद इनको ये था कि गाड़ी की चाबी और मोबाइल फ़ोन पे भी चूंकि खून हुआ था सारा, और ग्लासेस इनके, और वो तो इनको था कि वो चीज़ें सारी ना कोई छीन ले, तो वो फिर सिक्योर हमने किया इनके हाथ में जो था सारा। तो ये जो है ना, अच्छा गार्ड भी कोई नहीं था इनके साथ। तो ये काफ़ी दूर इन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई थी और वहाँ ये आराम से, बिल्कुल जैसे उनकी एक शख्सियत है ना, कूल से आदमी है, तो वो आराम से टहलते हुए जा रहे थे। और जाते जाते फिर वो जो नज़र आ रहा है हमें कि वहाँ पे 3-4 लोग जो हैं, अचानक वो ख्वाजा सरा हैं या ख्वाजा सरा ही हैं, जो भी। और फिर उसके बाद एक शख्स बास्केट में उस तरफ से आता है सामने, हम नहीं जानते वो कौन है, और वो जो है वो बना रहा है उनकी वीडियो। ये ऑफिस से आप समझें कि ये यानी हमारा ऑफिस के दरवाजे से टर्न करने के बाद ये सड़क जो है, ये सड़क आगे जाके
और वहाँ पर ये वाक़या पेश। अब इसके इस तरफ एक मार्केट है, बड़ी मार्केट, और सामने पार्क है और बहुत ज़्यादा रश है, शाम को रश करते हैं, रश का वक्त है, तो वहाँ पे ये वाक़या पेश आया। अच्छा, इसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि रऊफ़ हसन साहब के साथ, रऊफ़ हसन साहब खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, कोई ड्राइवर साथ नहीं था। और ये जब मैं इनको अपने ऑफिस में लेकर आया, मैं कहा पानी पिए, थोड़ा बैठे, क्योंकि मेरा ख्याल था कि शायद ये हम लोग बहुत ज़्यादा गहरा जख्म नहीं, यहाँ से ऐसे रखा हुआ था, लेकिन फिर जो फ़ौरन रियलाइजेशन हुई कि वो जो है वो ब्लीड ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शिद्दत से ब्लीडिंग हो रही है। एक बात जो बड़ी अहम थी कि गार्ड कोई नहीं था, ड्राइवर भी नहीं थे, खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और गाड़ी इनकी दूर पार्क थी काफ़ी ज़्यादा। और पार्किंग चूँकि यहाँ पे गली में ये नहीं, तो बाहर निकल के इन्होंने गाड़ी पार्क की, और ये बड़े आराम से जा रहे थे। और सामने पार्क में चूँकि बच्चे खेल रहे हैं, इधर लोग हैं, एक मार्केट है पीछे गली में, और वो बहुत रश कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो अल्लाह ताला ने रहम किया, और बड़े कंपोज रहे रऊफ़ हसन साहब, बहुत कंपोज रहे। मतलब ये, बल्कि ये हुआ कि मुझे पहली बात, ये बार बार ये कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने कहा कि वो चीज़ चाबी और टेलीफोन और वो सारा वो उसका इनको था। दूसरी बात ये, फौरी तौर पे इन्होंने कहा कि यार उसको फ़ोन कर दें, और उनसे, इन्होंने किसी टीवी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, तो ये कहते हैं कि उनके प्रोड्यूसर्स को फ़ोन कर दें प्लीज़ कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मतलब इनको बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि मैंने किसी से कमिट किया हुआ है, तो वहाँ पे मुझे उनको बता दें कि मैं जो है, मतलब मैं ज़्यादा मुझे चोट लगी है। ज़ाहिर देख नहीं पा रहे थे उस वक्त अपने आप को खुद। अच्छा, अब इसमें जो एक बात बड़ी हैरान कौन है, एक तो बात ये हैरान कौन है ना कि वो यहाँ पे हुआ और वो सारा जो आज मंजर है, लेकिन कल जो है, कल, आज नहीं, ये तो आज के मनाजिर है ना जी। कल जो है वो एक दूसरे टीवी चैनल की फुटेज हमारे पास मौजूद है, ये है कल की फुटेज, इसको जरा बड़ा करेंगे प्लीज। और यही चार, ये दूसरा चैनल है, और यही 3-4 जो ख्वाजा सरा या जो भी लोग हैं, रऊफ़ हसन साहब अंदर हैं, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये 3-4 लोग बाहर घूम रहे हैं। अच्छा, अब ये इतने डिस्टेंस में है कि भाई इनको, मतलब देखें ना कोई गार्ड इनको जाके, ये मेरे ख्याल से उनकी शायद निजी पार्किंग है स्टूडियो की या कैसे, लेकिन फिर भी अब 3-4 औरतें, ये ख्वाजा सरा या ख़वातीन या जो भी वहाँ घूम रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है उनकी गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी जो है, ये आज जिस गाड़ी में थे वो ये गाड़ी नहीं थी इनकी, छोटी गाड़ी थी। लेकिन ये जो है वो अब जाहिर है कि वो वहाँ जाके तो गार्ड तो नहीं रोकेगा ना, 4 ख़वातीन वहाँ से आ रही हैं, ख्वाजा सर आ रहे हैं, तो गार्ड उनको रोक ले। तो एकदम से आप देखें अगर फुटेज में, ये यहाँ से जा रहे हैं, वो एकदम से झगड़ा हुआ है, और झगड़े में वहाँ पे लोग जो हैं उनको भी नहीं समझ में आया, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ ये सारा वाक़या, बहुत से मैं बात सुन रहा था कि वो लोगों ने रोका। एक तो ये कि लोग पहचान नहीं सके बहुत ज़्यादा रऊफ़ हसन साहब को, आम जो लोग थे, इनके साथ कोई गार्ड भी नहीं था, ये बिल्कुल अकेले जा रहे हैं। दूसरा ये है कि वो जो है वो एकदम से, जैसे चंद लोगों का झगड़ा सा हो जाता है ना, तो समझ नहीं आया अच्छा कि ख़वातीन लड़ रही हैं आपस में, ख्वाजा सर के, अचानक क्या वाक़या पेश आया, और इसी दौरान वो कट लगा, और एक बंदा उसने वीडियो बनाई और निकल गया वहाँ से। और ये बहुत मरकज़ इस्लामाबाद का, जहाँ पे बहुत दुनिया मौजूद है, जहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, जहाँ सब कुछ, ये वहाँ के वाक़या पेश आया। तो अल्लाह ताला करम करे अपना, रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो थोड़ा सा, अगर गर्दन यहाँ पे चूँकि हुआ है, थोड़ा सा गर्दन अगर उनकी ऊपर नीचे वो करते तो शायद वो ज़ख़म जो है वो गर्दन वो यहाँ पे लगता और वो ज़्यादा फिर ख़तरनाक होता। अब इसमें जो है ये तो सूरत हाल यहाँ की है जो मैंने बयान की। इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का एक क्राइसिस पैदा हो रहा है, और उसके दौरान ही वहाँ सेनेट का इजलास चल रहा था, उसमें शिबली फराज साहब ने और बाकी लोगों ने जो है वहाँ तक खबर पहुँची। तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात तो इस्लामाबाद से लेके कराची तक, और कराची से लेके लाहौर तक, और लाहौर से लेके अंदरूनी सिंध तक और कोयटा तक, और ये सिक्योरिटी क्राइसिस तो पूरे मुल्क में, और चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हों, और ये दारुल हुकूमत में भी ये वाक़या पेश आया, और बिल्कुल प्लानिंग के साथ। जैसे कल भी आप देख रहे हैं कि वो कल भी वही जो है वो 3-4 लोग वहाँ पे, उसी वक्त जब रऊफ़ हसन साहब अंदर हैं, वो शायद चले गए बाहर, या रोका गार्ड्स ने, या क्या उनको निकाल दिया होगा शायद वहाँ से उनके गार्ड ने। मैंने कहा ना कि हमारे तो असल में इस तरह से पार्किंग है नहीं ऐसे, यानी वो सड़क पे जाके
वो पार्किंग दूर थी, तो वो वहाँ पे वॉक करते हुए वो देखे ना, ये जो फुटेज है ना, ये इस तरफ से बनी हुई है, यानी वो वहाँ से उस गली में से निकले हैं। वो जो गली, एक छोटी सी वैन नज़र आ रही है, उस गली में से वो निकले हैं, और वो फिर यानी वो गली अब इस तरफ है, यहाँ से निकले, यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं, तो फिर ये दरमियान में वाक़या पेश आया। लेकिन एक बात जो, और सामने पार्क है इसके, तो अब मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि वो जो मार्केट से, मतलब मैं नहीं कुछ कह सकता कि वो उस मार्केट से निकले हैं या उस पार्क में से आए हैं, कहाँ से आए हैं हमारे। मैं तो देर से जब पहुंचा तो ये वाक़या हो चुका था। तो फिर गाड़ी भी इनकी यहाँ लाई जा चुकी थी, करीब थी गाड़ी इनकी, लोग जो हैं कोई लेकर आ गए थे, तो फिर ये उसमें से आए और इन्होंने अपने ये कंपोज थे, और बिल्कुल इन्होंने बार बार यही बात कर रहे थे कि वो बता दें कि इन्होंने कि मैं शायद नहीं आ सकूंगा, ताख़ीर हो जाएगी, और ये सारा बड़ा अफसोसनाक वाक़या, बड़ा हैरान कुन वाक़या। और रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो सियासत से हट के, वैसे भी हम इनको एक दानिशवर की तहरीरें पढ़ते हैं तवील अरसे से, ये पढ़े लिखे, मतलब बहुत ही डिसेंट शख्सियत है इनकी, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की भी बात थी, और लेकिन साथ ये भी था कि ये बच गए, शुक्र है खुदा का, ज़्यादा वाक़या पेश नहीं आया। अच्छा, अब इसमें तो ये तो मैंने कहा इस वाक़े की थोड़ी सी जो डिटेल्स देखी मैंने वो बताऊँ। दूसरी जो है, फिर हॉस्पिटल इनको हमारे ब्यूरो चीफ यहाँ से ले गए, बाकी जो जब ये थोड़ा सा स्टेबल हुए और हमें फील हुआ कि ब्लीडिंग रुक गई है इनकी, तो फिर हॉस्पिटल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर तलखी तो है अरूज पे, और हालात किसी अच्छी तरफ नहीं जा रहे। और आज अगर आप देखें तो वो जो फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट थी वो काबीना ने मुस्तरद कर दी। 1300 अरब रुपए का टैक्स लगने जा रहा है, जिसमें मुझे बिल्कुल अभी तक लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि ये सोलर के ऊपर, देखें पहले ये हुआ कि जी बिजली के प्लांट्स हैं वो महंगी है, अब सोलर लगा लें, सोलर से कुछ नहीं होगा, लोगों ने सोलर लगा ली, अब सोलर के ऊपर बजट। तो अगर इतना हम ऊपर नीचे करेंगे अपने लॉस को, तो जाहिर है कि लोग कहेंगे भाई अभी हम ये करेंगे तो फिर 3 साल के बाद कुछ और हो रहा होगा। तो वो स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है हमारी पॉलिसीज़ का, जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि माशी चीज़ों हम कमिट करें तो फिर हम कर लें, उसको लॉक करें, उन असूलों को हम तय कर देंगे भाई अगले 5 साल 10 साल तक ये जो हमारी मीशत के हवाले से असूलें तब्दील नहीं होंगी, ताकि सरमायाकार आ सकें बाहर। मैं जो बार बार बात कहता हूँ उनको पता तो हो ना कि भाई यहाँ पे, क्योंकि आप अकेला ऑप्शन नहीं है, दुनिया भर में कई मुल्क ऐसे हैं जो सरमायाकारी भी चाह रहे हैं अपने यहाँ, अकेला पाकिस्तान थोड़ी है जो चाहता है कि सरमायाकारी आ जाए, बाकी मुल्क भी चाह रहे हैं। वो इजी कवानीन शराइत और बैंक के वहाँ से लोन्स और फिर पासपोर्ट्स तक ऑफर हो रहे हैं, और मतलब है कि वो बिजनेस फ्रेंडली बना रहे हैं। वन विंडो जैसे, ये मुझे नहीं पता SIFC की डिटेल्स क्या हैं, लेकिन 2 बातें, और भी बहुत सारे लोग उस पर इख्तलाफ आए हैं, कोई शायद कोई, लेकिन 2 बातें ऐसी हैं जो कि मुझे उसमें, एक तो ये कि वन विंडो ऑपरेशन की जब मैंने बात सुनी तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है कि वन विंडो होना चाहिए, बजाय इसके कि जगह जगह वो धक्के खाते फिरें जो भी सरमायाकार हैं। और दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म वो लॉक हो जाए कि भाई ये जो सरमायाकारी होनी है ये इस प्रोजेक्ट में होनी है, ऐसे होनी है, और वो फिर उस जगह पे उसी जगह पे लॉक है, और मतलब जिसने आके जिस चीज़ में इन्वेस्ट किया, चाहे कोई हुकूमत आए जाए, उसको चेंज ना हो, वो लॉज अपनी जगह रहें। तो एक तो ये है कि वो बजट, दूसरा जो मामला है वो ये है कि आज जो अदालतों से रिलीफ मिला इमरान खान साहब को, टेरिन जो वाइट केस है उसमें फिर नाकाबिल समाअत करार दे दिया हाई कोर्ट ने, और साइफर के ऊपर भी आज जो है वो शायद कल फैसला उसका रिजर्व हो जाए या परसों रिजर्व हो, वो भी जो आज बज़ाहिर में जो अभी तक जो उनके रिमार्क से लगा वो भी शायद फैसला उनके शायद उनके हक़ में हो, शायद उनके अगेंस्ट हो, कुछ नहीं कह सकते फैसले के बारे में। तो अदालतों के साथ जो है वो एक तनाव और खिंचाव जो है वो बढ़ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट का भी बढ़ रहा है और हुकूमत साथ है उनके, तो उनका भी बढ़ रहा है, और वो हमें नज़र भी आ रहा है बढ़ता हुआ। फैसल वार्डर साहब ने आज जो तकरीर की उससे भी हमें अंदाज़ा हुआ, आज़म तारड़ साहब ने भी रात में, रियासत के अंदर सारे अदारे जो हैं अब यानी इसको कैसे ये तलखी अब ख़त्म होगी, कैसे होगा, तो ये अब देखना है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन ये है कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, इसको किस तरह से हल कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये ओवरऑल रियासत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बजट के बाद जो है, और गर्मी, और उसमें आज कराची में भी जो है वो मैं सुन रहा था शर्जील मेमन साहब ने गालिबन बात की है कि भाई ये बिजली के हवाले से भी उन्होंने भी कंसर्न्स रेज़ किए हैं, MQM ने भी एक बात की है वहाँ पे।
तो ये जो लोड शेडिंग हो रही है, बिल्स आनी हैं, सारे मामलात हैं, सिंध में हीट वेव भी चल रहा है मामला, तो उन्होंने भी आज इसके ऊपर बयान दिया है, MQM ने भी दिया, बाकी लोग भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी, और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर और बाकी मामला, तो ये कुछ उलझ गए हैं सब मामला रियासत के, और गलत वक्त पर उलझे हैं। उसकी वजह यह है कि जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि खित्ते के हालात और वाक़यात आपको इजाज़त ही नहीं देते, इतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो चुका है ये पूरा खित्ता, पूरा इलाका और पूरी दुनिया एक तरह से, कि जिसमें और ख़ास तौर पे उसमें शदीद तरीन, अगर हम कह सकते हैं कि कहीं पर तलखी और कशीदगी आ सकती है, तो वो ईरान के सदर सईद इब्राहिम रईसी और उनके वज़ीर ख़ारजा और साथ उनके जो उर्फ़ा जो जहाँ बक हुए हैं, और आज उनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो ज़ाहिर है कि तबरेज़ के बाद तबरेज़ के इमाम जो हैं वो भी जो लोग जहाँ बक हुए हैं उनमें थे, और तबरेज़, और फिर उसके बाद वो कोम, और फिर उसके बाद ईरान, और फिर तेहरान, और फिर मशहद में उनकी तदफीन होगी। तो और उसमें ये बात जो है, ये ईरान के मीडिया के हवाले से बात हो रही है कि जो आखिरी रसूमात हैं, अभी तक तो ये हमें नहीं पता कि नमाज जनाजा में तदफीन में कौन सी शख्सियत शरीक होंगी। जरदारी साहब के हवाले से आ गया कि वो शायद वो होंगे, उसमें तो आ गया गालिबन कि वो शरीक होंगे। बाकी ममालिक से भी शख्सियात आ रही हैं, लेकिन सबसे जो इसमें सख्त सिक्योरिटी में, और वो उस सिक्योरिटी के बारे में ये बयान हुआ है कि वो जो है वो 4 जो फ्लीट्स हैं, ये मैं यहाँ पे 12वीं स्लाइड ईरानी मीडिया की कोट करता हूँ, SUKOE 35 जो उनका जो स्कॉट है तैयारों का, वो सदर पुतिन को अपने हिसार में लेके, ये मैं 12 स्लाइड मेहर न्यूज़ एजेंसी को कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एक रेयर उनका विज़िट होगा प्रेसिडेंट पुतिन का, जब वो यानी निकल रहे हैं बाहर, चाइना जा रहे हैं और कम मुल्कों में वारंट्स वगैरह हैं। तो वो जो ईरानियन मीडिया है उसके मुताबिक इसमें रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी शरीक होंगे, और वो स्पेशल प्लेन्स में और सारी जो सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी में वो तेहरान आएंगे। अच्छा, इसमें जो एक बात है वो ये है कि जो उनके फ़ौज के सरबराह हैं, उन्होंने इसकी मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है। जो एक ताज़ियत तो हुई है सारी दुनिया से, इसके दुख का भी इज़हार हो रहा है, लेकिन अगर मैं 18वीं स्लाइड यहाँ पे दिखा सकूँ तो मेरे लिए ये ज़रा थोड़ी सी तवज्जो तलब है। ये US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से स्टेटमेंट आया है, 18वीं स्लाइड, ऑन द डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट रईसी एंड अदर्स इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। अच्छा, उसमें वो अमेरिका कह रहा है कि ऑफिशियल कंडोलेंसेस ईरानियन प्रेसिडेंट के लिए और उनके फॉरेन मिनिस्टर के लिए, और जैसे ईरान अपने नए सदर का चुनाव कर रहे हैं, हम ईरान के लोगों के साथ हैं और उनकी जो कोशिश है ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स के लिए। तो मतलब उन्होंने इसमें जो है वो ताज़ियत भी की है और साथ उन्होंने वो जो है वो ह्यूमन राइट्स और ये इशू। अच्छा, इसमें जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल सवाल उठ रहे हैं कि इनके जो, अच्छा इसमें एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो एक तो ईरान की अंदरूनी पॉलिटिक्स और फिर रीजन की पॉलिटिक्स के बारे में क्या बात, और फिर ये है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। पहली बात उसमें यह है कि जो सवालात उठ रहे हैं इस वक्त, वो एक तो ये है जो मैंने कल भी बात की थी, मैं आज दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ कि 3 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो 3 में से एक हेलीकॉप्टर जो है वो उसमें ये शख्सियत कैसे बैठी। अच्छा, बेल 212 हेलीकॉप्टर, पुराना हेलीकॉप्टर, लेकिन उसके साथ ही मैंने आज इसको सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि ये जो बेल हेलीकॉप्टर है, इसको कुछ अर्से पहले इसकी मुरम्मत वगैरह भी हुई है, और वहाँ का मीडिया जो है, पता नहीं हमारे पास वो स्लाइड रेडी है या नहीं, लेकिन कुछ अर्से पहले इसी को, ये फर्स्ट स्लाइड, ईरान आर्मी बेल 212 हेलीकॉप्टर्स इक्विप्ड विद सोनार, ये है मेरा ख्याल है 1-2 महीने पहले की। अच्छा, उसमें यह है कि जो एग्जीबिशन में उन्होंने ये जो बेल 212 हेलीकॉप्टर्स रखे थे, तो साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें सपोर्ट और रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज़, मतलब इसको अपग्रेड किया है।
और ये फिर लॉजिस्टिक्स में अपग्रेड करके वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर भी नुमाइश में वहाँ पर रखे गए इस अचीवमेंट्स के तौर पे एक नुमाइश में। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि देखें ईरान जो है वो एक मजबूत कुव्वत है जो बड़ी, अगर आप समझें कि उनकी फ़ौज भी बड़ी फ़ौज है, मुनज़्ज़म फ़ौज है, सारी पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपने वेपन सिस्टम को डेवलप किया। ख़ास तौर पे जो 8 साल की जंग थी, इराक ईरान जंग, उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने ये कहा था कि हम आइंदा, क्योंकि उस जंग के दौरान, 8 साल की जंग के दौरान दुनिया की तरफ से बहुत ही कम मुल्क थे जो ईरान को असलाह दे रहे थे। तो जब ये जंग ख़त्म हुई 8 साल की, तो उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा कि अब ये असलाह जो है और ये ईरान के अंदर बनेगा ताकि हम आइंदा कभी किसी मुल्क के मोहताज ना हो। तो फिर उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री थी, मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्री, उन्होंने फिर वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ काम किया और बहुत ज़्यादा काम किया। और मैं सिर्फ अगर उनके ये बैलिस्टिक मिज़ाइल्स को ही देखूँ, मतलब है कि तो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उसमें शहाब 1 जो है वो 300 किलोमीटर तक है, फिर शहाब 2 है, फिर फतह है, फिर जुल्फ़िकार है, फिर और तो मतलब एक उनके और ख़ास तौर पे जो क्रूज़ मिज़ाइल्स उनके हैं जो आखिरी जो 2500 किलोमीटर्स तक, तो वो तो पूरी दुनिया बहुत जो है, और ये फिर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक और ये सारे मिज़ाइल्स जो हैं, ये अगर मैं कुछ अर्से पहले का देखूं तो हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तेहरान टाइम्स को मैं फिर कोट करता हूँ कि ईरान हैज़ ऑब्टेन टेक्नोलॉजी सेकंड स्लाइड टू बिल्ड सुपरसोनिक क्रूज़ मिज़ाइल्स। अच्छा, और तो क्रूज़ मिज़ाइल्स भी और उसके साथ ही स्टेल्थ की भी इनके पास वो थी पावर कि भाई वो रेडार्स कैच ना कर सकें, तो लो फ्लाइट्स के साथ इनके मिज़ाइल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, और इन्हीं मिज़ाइल्स के बारे में फिर अमेरिका और इसराइल और बाकी जो मुल्क हैं वो उनका कहना ये था कि जो सीरिया में या हिजबुल्लाह के पास या बाकी वो सारी ईरान की तरफ से बुनियादी तौर पे दिए गए हैं, हुती समेत, जिन्होंने अमेरिका के और बाकी रोज़ आप देखें ना हमला हो रहा है, उनके रीपर गिर रहे हैं, ये हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, अभी सारी टेक्नोलॉजी है। अच्छा, फिर लैंड के ऊपर भी टेक्नोलॉजी मौजूद है, और फिर उसके बाद सी, ज़ाहिर अभी नेवल एक्सरसाइजेज इनकी चाइना और रशिया के साथ हुई हैं, तो नेवल और कई मुल्कों के साथ होती रहती हैं। ईरान की नेवल पावर भी है, उनकी बंदरगाह बन रही है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इसमें जो प्रेसिडेंट हैं, देखें अगर दुनिया में चंद शख्सियात को सबसे ज़्यादा ख़तरा है इन हालात में, तो वो ईरान के प्रेसिडेंट। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो बेल 212 हेलीकॉप्टर में और एक हेलीकॉप्टर में 2 शख्सियात। अच्छा, फिर अगर हम ये देखें कि वो जो उनकी आखिरी तस्वीर हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें वो डैम का जो है वो आज़रबाईजान के सदर के साथ, तो वो जो वक्त है, जो पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स तो उसमें तो मौसम बड़ा खुशगवार नज़र आ रहा है, और बल्कि धूप है। अगर हम उसको गौर से देखें तो धूप है, बीच में वज़ीर ख़ारजा भी नज़र आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। तो बात यह है कि वो एक धूप है, मौसम बिल्कुल साफ़ है, और फिर ये जो हेलीकॉप्टर में ये आखिरी फुटेज है इनकी, ये जो है ये इब्राहिम रईसी साहब की आखिरी फुटेज है जिसमें ये हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, और ये इनके साथ जो है बाकी ये वज़ीर ख़ारजा बैठे हैं, वो सामने जो है वो इमाम बैठे हैं तब्रेज़ के, और ये जो है ये ज़ाहिर है कि ये कैमरा जो मिला बाद में मलबे में, तो वहाँ से ये फुटेज बरामद हुई। अब इशू ये है कि ये जो हेलीकॉप्टर है, इसको ये जब जा रहे हैं तो मौसम तो बिल्कुल खुशगवार है। देखें, होता ये है कि वैसे अमूमन जो सरबराहान हैं वो अपने मुल्क के अंदर जहाज़ों में भी सफ़र करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर्स में भी सफ़र करते हैं। हमने देखा आम के जी हेलीकॉप्टर किसी जगह पे जाना है तो हेलीकॉप्टर यूज़ होते हैं, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, रशिया में हर जगह हेलीकॉप्टर यूज़ होते हैं, ज़्यादातर जो मुल्क के अंदर जो दौरे वगैरह करने होते हैं उन्होंने। लेकिन इसमें यहाँ पर एक सवाल जो है वो ये है कि एक तो ये बेल 212 हेलीकॉप्टर जो है, क्या इसकी कंडीशन क्या थी। दूसरा ये कि जो हेलीकॉप्टर में अगर मौसम ख़राब हुआ है, अब देखें तहकीकात होंगी तो उसके बारे में सवाल आएंगे, इन सवालात के जवाब आएंगे, लेकिन यकीनन तहकीकात इन खतूत पे हो रही होंगी। एक तो ये कि टेक्निकल ख़राबी, अच्छा टेक्निकल ख़राबी अगर होती है जो कि बताया जा रहा है, तो उसमें ये होता है कि टेक्निकल ख़राबी में यानी वो जहाज़ ऊपर तबाह नहीं हुआ, गिरा है नीचे, ठीक है। तो टेक्निकल ख़राबी में कोई कोशिश करता है पायलट हमेशा, और जो प्रेसिडेंट के पायलट हैं वो तो उनके भी जान साथ गई, तो वो तो बहुत ही लॉयल और बहुत उनकी कोशिश होती है कि हेलीकॉप्टर को किसी जगह उतार दिया जाए, किसी जगह हेलीकॉप्टर को उतार दिया जाए। और हेलीकॉप्टर को उतारे जाने से पहले जो है वो
मेडे या कोई ऐसा मैसेज कि भाई ये टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, या इसका इंजन जो है वो ख़राब है, या कोई मौसम ख़राब हो गया है फॉग की वजह से, जो बताया गया है कि फॉग की वजह से हुआ है। तो इवन अगर फॉग की वजह से भी ख़राब, फॉग है और धुंध है और मौसम ख़राब हो गया है, तो कम्युनिकेशन तो रहता है पायलट का कम्युनिकेशन तो रहता है। और फिर वो कंट्रोल से ज़ाहिर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ट्रैवल कर रहे हैं ना, कोई आम प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, और पूरी दुनिया गालिबन देख रही है, और साथ ही ईरान भी मॉनिटर कर रहे हैं उनकी। तो वो फिर पायलट अगर ये कह रहा है कि जी मौसम ख़राब है, तो पायलट को फिर गाइड किया जाता है फौरी तौर पे ग्राउंड से कि भाई यहाँ मौसम ख़राब है, धुंध है, यहाँ से हेलीकॉप्टर देखो, यहाँ पर देखो करीब कौन सा इलाका है, वहाँ पे जल्दी इसको नीचे ले जाओगे। हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत बुलंदी पे नहीं होता, हेलीकॉप्टर ऐसी जगह होता है जहाँ से उसको फिर हंगामी तौर पे आप एक जगह पे उसको उतार देते हैं। लेकिन ये हुआ है कि वो एक तो ऐसा अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि जी हेलीकॉप्टर ने, बल्कि टर्की से फिर रिक्वेस्ट हुई, और फिर रिक्वेस्ट हुई यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट हुई फिर रशिया से। लेकिन जो मेरे लिए ज़्यादा हैरान कुन बात है वो ये है कि जो रॉयटर्स है, और ये उनकी जो 17वीं स्लाइड, और ये उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका से भी बात की गई कि आप हेलीकॉप्टर को तलाश करने में हमारी मदद है। 17 स्लाइड रॉयटर्स की मैं कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये उनके स्पोक्स पर्सन ने रात को ये बात की कि हमारे पास टाइम नहीं था, और हम मजबूर थे, मतलब ऐसी सूरत हाल ऐसी थी कि हम वहाँ पर रेस्क्यू के लिए, या मतलब इन्होंने ये गालिबन कहा था कि हमें मैप, सैटेलाइट मैप फराहम किया जाए कि वो हेलीकॉप्टर कहाँ है। तो अमेरिकन ने ये कहा कि हमसे भी रब्ता हुआ था। अच्छा, अब हुआ था नहीं हुआ था ये अल्लाह जानता है बेहतर, क्योंकि ये अब तो वो तो चले गए। लेकिन मैंने कहा ना, ये सवाल अपनी जगह मौजूद कि भाई मैसेज नहीं हुआ, कम्युनिकेशन को ख़त्म हो गई। कम्युनिकेशन कैसे ख़त्म हो गया? और कम्युनिकेशन अगर ख़त्म होता है, ख़राब मौसम में कम्युनिकेशन रहता है। देखिए, मैं अब वक्फा लें, फिर मैं उसके बाद आपको थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि इसका जो इम्पेक्ट आ रहा है ना अब रीजन पे, और ख़ुद ईरान के अंदर, और वो सारा। और फिर वो क्या हुआ जैक सेल्वन जो गए थे यहाँ पे, जो जंग बंदी और वो पूरा माहदे का क्या बना, जो सीज़ फायर का माहदा था, दरमियान में ये हादसा और सानिया पेश आ गया, तो उसका क्या बना? तो आप वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सहाफ़ी बरादरी की जानिब से भी जो पंजाब असम्बली से हद की इज़्ज़त बिल की मंजूरी थी, उसके खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया है। देखिए, ये आगे अब किस तरह से पंजाब के अंदर ये बिल मंजूर हुआ है, ये बाकी मुल्क में क्या किस तरह से आएगा, क्या होगा। लेकिन बहुत सारे फ्रंट्स आपको लगता है एक साथ खुल गए हैं, जैसे बहुत सारे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये सबसे पहले तो मईशत आपकी, जो कि एक हिजान का शिकार है, कि यानी किस पे कितना टैक्स है, क्या है, अभी तक बज़ाहिर कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। और उसके साथ ही जो है ये सोशल अनरेस्ट, सिक्योरिटी का क्राइसिस, और सिक्योरिटी क्राइसिस ना सिर्फ ये कि जो बॉर्डर्स वगैरह की दहशत गर्दी, बल्कि अब ये शहरों में, और ये जो आज रऊफ हसन साहब के साथ मामला हुआ, ये सोशल अनरेस्ट की अलामत नहीं है। ये तो बिल्कुल आपको ऐसे है कि जैसे उनको पीछा कर रहा था कोई, और ये सारा वाक़या पेश आया। अच्छा, ये मैं उस बात को ज़रा मुकम्मल करूँ कि जो सदर इब्राहिम रईसी के बाद जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, उसमें दो मामला हैं। एक तो 28 तारीख को इलेक्शन है ईरान का, तो ईरान के इलेक्शंस में जो है वो यानी 28 जून अगला महीना, ठीक है, और उसमें कागजात नामजदगी इसी महीने के आखिर 27-28 मई से 1 या 2 जून तक शायद वो कागजात नामजदगी दाखिल होंगे, और फिर इलेक्शन होगा। तो ये देखना है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन होंगे, और वो कितना ज़्यादा करीब होंगे रहबर के, आयतुल्लाह खामेनी के, क्योंकि ये एक नागहानी वाक़या पेश आया जिसमें शायद अंदाज़ा नहीं था कि, यानी वो भी बहुत, यानी आप समझ लें कि क्लोज थे इनके आयतुल्लाह खामेनी के। तो रहबर जो है वो किन को सपोर्ट करते हैं, ये अब देखना है। और साथ ही जो है वो जो दूसरा इशू है इसमें, वो ये है कि रहबर की जगह जो है क्या उनके साहबजादे लेंगे, जो मुश्तबा खामेनी हैं वो लेंगे, या कोई दूसरी शख्सियत, जो कल मैंने बात की थी कि स्पीकर जो है उनका भी नाम चल रहा है। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पर एक आर्टिकल को, एक ओपिनियन, एक ओपेड को, अगर ये और किसी का होता तो शायद मैं इसको इस तरह से ना पढ़ता, लेकिन चूँकि डेविड इग्नेशियस एक हमारे कोलीग हैं और ज़बरदस्त, मतलब हमने बड़ा उनको मिले भी हैं और उनको पढ़ा भी है बहुत अरसे से। और ये जो है ये
वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वो लेबनान की वॉर उस वक्त, ये फिर अरब स्प्रिंग पूरा, और फिर उसके बाद ये कि ये वॉर ऑन टेरर जो सो कॉल्ड, इसमें इनका बड़ा, और इनका नॉवल बड़ा ज़बरदस्त है, बॉडी ऑफ लाइज, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी। और अगर ये किसी ने वॉर ऑन टेरर के अंदर क्या सिचुएशन, तो आपको कई जगह ऐसा लगेगा कि उस नॉवल के अंदर जिक्र तो नहीं है, लेकिन कहीं आपको लगेगा कि वो मुख्तलिफ मुल्कों का एक फिक्शनल नॉवल है, लेकिन वो बड़ा इसके मूवी एनीवे। अच्छा, अब डेविड इग्निशियस ने जो लिखी है बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पीस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वाशिंगटन पोस्ट में है इनकॉर्पोरेट, और वो ये है कि यूएस assembles the piece of a possible Gaza war end game. अच्छा, ये the elements that could bring an end to the brutal conflict are all there. पेपर पे आ गए हैं सारे एक साथ, पेपर पे हैं, ग्राउंड पे नहीं है। अब ये डेविड इग्निशियस इसमें वही कह रहे हैं कि यूएस ऑफिशियल्स जो हैं, दे हैवंट ड्रॉन अ रोड मैप, अभी तक कोई रोड मैप तो नहीं है, इट्स मोर लाइक अ सेट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एंड स्पीड लिमिट्स, धक्कम पे वो आगे झटकों के साथ, but it does point in direction of a gradual end to Israeli combat operations and beginning of a still fuzzy day after यानी जंग के बाद। 5-6 इसमें पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं इसमें। एक तो ये कि गजा वॉर जो है वो कंटेन्ड है, खत्ते में नहीं फैली, वो रीजन वाइड उसकी जो है वो अभी तक आसार नहीं है कि वो फैलेगी, और ये जो है ईरान, और इसमें ये दूसरा जो पहला है ना जो गजा वॉर वाला, इसमें ये बात रख रहे हैं कि दिस इज ड्यू टू इन पार्ट टू क्वाइट टॉक्स बिटवीन ईरान एंड यूएस, इंक्लूडिंग अ मीटिंग लास्ट वीक इन ओमान बिटवीन वही ब्रेट मैकर्ग एंड न्यू ईरानियन एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अली बघेरी खानी, who is whose predecessor died in helicopter crash। ठीक है, तो एक तो इन्होंने कहा कि एक खामोश राब्ता, जो मैंने पहले हम बात कर चुके हैं कि मस्कत के अंदर अमूमन ये राब्ते होते हैं, जो मैंने बात की थी इस हादसे से पहले भी, एक दिन पहले के प्रोग्राम में। अच्छा, उसमें दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी उसमें फिर वार्निंग्स अमेरिका देता रहा कि जी स्ट्राइक्स करेंगे और ये करेंगे, एक तो बात ही होगी। दूसरा जो इसमें पॉइंट इन्होंने उठाया, वो आगे अगर हम चलेंगे तो वो कहते हैं कि साइन ऑफ ईरानियन यूएस डायलॉग इज, ये जो डायलॉग का एक और सबूत ये मिल रहा है कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो ईरान ने हेल्प की रिक्वेस्ट की लोकेट करने के लिए, सेंट अ मैप के लाइकली साइट, और उसके बाद ये है कि आगे वो कह रहे हैं कि अमेरिकन से जिनसे इनकी बात हुई है डेविड इग्निशियस की, रईसी वाजंट लाइकली टू सक्सीड द, वो आयतुल्लाह खुमैनी की जगह नहीं गालिबन थे, अमेरिकन असेसमेंट ये है। और देश है कि जो आयतुल्लाह खामेनेई के बाद जो हैं उनके साहबजादे मुश्तबा को ज़्यादा वहाँ पे देखा जा रहा है जो पासदारान की तरफ से। अच्छा, अब इसमें जो है वो दूसरा फिर ये नुकता बता रहे हैं कि इसराइली लीडर्स जो हैं वो इस फैसले पे पहुंच चुके हैं, जो बात हुई है कि 4 जो बटालियंस हैं रफ़ा के अंदर हमास की, उसके ऊपर एक असॉल्ट किया जाए, हैवी असॉल्ट 2 डिवीजन्स के जो है वो सिर्फ किया जाएगा, महदूद होगा, और उसके ऊपर अमेरिकन कह रहे हैं कि ये कुछ इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ होंगी और बाइडन इसको अपोज नहीं करेंगे। और 8 लाख तकरीबन 1.5 मिलियन पैलेस्टीनियंस जो हैं वो रफ़ा में मौजूद हैं, जो कि अमेरिकन का ख्याल है जो कि वहाँ से बड़ी तादाद वहाँ से जा चुकी है। तो यानी एक महदूद ऑपरेशन रफ़ा में होगा, ये अमेरिकन मान चुके हैं। फिर तीसरा पॉइंट वो ये जो डेविड के साथ डिस्कस हुआ है, वो ये डिस्कस हुआ है कि हमास विल रिटेन अ प्रेजेंस इन गजा, लेकिन इसराइली लीडर्स ये कहते हैं कि 75% उनकी कैपेसिटी डिस्ट्रॉयड हो गई है, बाकी जो एलिमिनेट हो जाएगी वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, ये भी हो गया। चौथा वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजी ये है, वो एग्री कर गए हैं, अब ये इसराइली डिफेंस ऑफिशियल्स एग्री कर गए हैं कि वो एक पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव पेरोल गजा से निकलेगी। ये फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। दिस पैलेस्टीनियन फोर्स विल बी ओवरसीन बाय अ गवर्निंग काउंसिल ऑफ पैलेस्टीनियन नोटेबल्स, वही टेक्नोक्रेट्स जो बात हो रही थी, बैक्ड बाय मॉडरेट अरब स्टेट्स लाइक इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरेबिया। मॉडरेट तो यही है ना सारे, और मतलब और कौन से इसमें एक्सट्रीमिस्ट कौन से हैं। बहरहाल उन्होंने यही मुल्क पहले भी हमारे जहन में थे। अब इसमें से कतर इन्होंने नहीं डाला, ये बड़ी हैरानकुन बात है। कतर मेरा ख्याल से इसमें लाजमन होगा। Some Israeli officials, but not Prime Minister Benjamin Netanyahu, accept that this governing entity would have ties with the Palestinian Authority in Ramallah. तो ये हो गई बात।
और फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ एक मामला अलग से होंगे और वो आगे जाके सिचुएशन नॉर्मल होगी और ये होगी, लेकिन सारा का सारा अब लास्ट जो है वो ये कह रहे हैं बिगिनिंग टू द एंड विल बी सीज फायर। ये इंपॉर्टेंट बात, द बिगिनिंग ऑफ एन एंड टू द वॉर वुड बी ए सीज फायर एंड होस्टेज रिलीज डील विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बाइडेन इंतजामिया कई महीनों से तलाश कर रही है। और इस तरह से वो ये एग्रीमेंट जो है ये इवेंचुअली एंड द वॉर ऑन द पेपर, लेकिन ये है कि इसी दौरान जो है वो नेतन्याहू की हुकूमत ऊपर नीचे। तो ये आज वाशिंगटन पोस्ट में ये उसके खदोखाल वाजे हुए तकरीबन ये वही हैं, लेकिन इसमें ये बात है कि गजा रफा के इलाके में एक महदूद ऑपरेशन इसराइल करने पे आमादा हो गया है, वो करेगा और साथ ही जो है वो एक सीज फायर होगा। प्रेसिडेंट बाइडेन कहेंगे रोको, इसको बंद करो, ये करो, वो करो, उतनी देर में ये सारा मामला जो है ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है और ये आगे फिर टू स्टेट सोल्यूशन, तो ये जैक सलिवन भी बात कर गए और उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में ये बात भी कर दी। अब ये जो है ये सारा डिपेंड करता है, इसमें एक जो बात है जिसका खदशा है अभी तक अमेरिकन को भी और इसराइल को भी। देखिए, इसराइल ने तो फौरी तौर पे कल बात की, आज उन्होंने पूरा मजमून छाप दिया हाथ के अंदर, ऑल द रीजन 11वां, ऑल द रीजन वाई इसराइल couldn't have been behind the crash and death of Iran's president। अच्छा, सवाल यह है कि इसमें ईरान की जो तहकीकात हैं वो क्या सामने लेकर आती हैं। और ईरान जो है वो जाहिर है कि इंटरनली ये टेक्निकल और ये मौसम की ख़राबी और ये सारा इसको वजाहत करनी पड़ेगी, उनके जो भी स्टाफ हैं, जो भी उनके लोग हैं। और अमेरिका को अभी भी ये है कि भाई इसका मामला कहीं हमारी तरफ न मोड़ दिया जाए या इसराइल की तरफ न मोड़ दिया जाए, ठीक है। और ये उसमें आज उनके मीडिया में भी बात देखी है कि भाई हम इसमें नहीं हैं। मैंने कल भी बात की थी, वो कह रहे हैं हम इसमें नहीं हैं, लेकिन जाहिर है कि इसमें एक हाई लेवल और उसको फौज के सरबराह देख रहे हैं। जो इसमें बहुत अच्छी बात हुई, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं। देखें, एक तो बहुत अच्छी बात ये हुई कि इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए जी। और मैं देख रहा था कि सिंध गवर्नमेंट कल वज़ीर आला सिंध भी और शहबाज शरीफ साहब भी, और जेल से इमरान खान साहब ने और बाकी उनके आरिफ अलवी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब और बाकी सारे जी डॉक्टर साहब, तो वो पाकिस्तान होके गए और वो जो भी गिले शिकवे थे, जो भी मामलात थे उनके, वो जो है वो यहाँ पे वो अपने ख़त्म कर, जो भी तलखियाँ थी वो ख़त्म हो गई। और इसमें जो है वो ये बहुत अच्छा रहा, उनका दौरा यहाँ से होके जाना बहुत अच्छा रहा। और ये भी बहुत अच्छा रहा कि उनके ही दौर में सऊदी अरेबिया के साथ, बाकी मुल्कों के साथ, मिस्र के साथ, यानी मिस्र के साथ अब देखिए कब से शाहिरान के दौर से ताल्लुकात, और उसके बाद फिर मोहम्मद मुर्सी, तो वो सारे ताल्लुकात सब मुल्कों के साथ उन्होंने बेहतर बना के बहुत अच्छे नोट पे बहुत सारी यादें वो छोड़ के चले गए। अब ये देखना है कि ख़ित्ते में और उनके मुल्क में इसके बाद क्या सूरत हाल डेवलप होती है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।